तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 12 पारितंत्र। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम पारितंत्र चैप्टर का परीक्षा उपयोगी प्रश्न का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे। देखिए ये जो प्रश्न है हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने लिखा परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए यह क्वेश्चन 2010, 12, 13, 14 और 17 में पूछा गया था। या फिर देखिए भारतीय पर्यावरण के एक पारिस्थितिक समूह का उदाहरण दीजिए, इसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। यह किस प्रकार असंतुलित हो सकता है। या फिर संतुलित पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर देखिए पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिक तंत्र प्रमुखतः दो प्रकार से होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। तो देखिए नंबर 1 जलीय और दूसरा है क्या, स्थलीय। तो देखिए पहले देखते हैं जलीय पारिस्थितिक। तो देखिए जलीय पारिस्थितिक समूह भारतीय पर्यावरण में लवणीय जल जैसे कि तालाबीय पारितंत्र अथवा लवणीय जल जैसे कि कुछ झील समुद्र के पारितंत्र हो सकते हैं। अब देखिए तालाबीय पारितंत्र के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। देखिए हेडिंग हमारा है तालाबीय पारितंत्र के विभिन्न घटक, ये हमारा हेडिंग है। तो देखिए कोई जैव समुदाय तथा उसका पर्यावरण मिलकर एक जैविक इकाई बनाते हैं। तालाब में मिलने वाली जैव प्रजातियां तथा अजैव वस्तुएं परस्पर अंतःक्रियाएं करके एक आत्मनिर्भर इकाई बनाते हैं। इसे तालाब का पारितंत्र कहते हैं। तालाब के पारितंत्र के दो प्रमुख प्रकार के घटक इस प्रकार से हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कोई जैव समुदाय तथा उसका पर्यावरण मिलकर क्या करते हैं, जैविक इकाई बनाते हैं। तालाब में जो जातियां पाई जाती हैं, अजैविक हो या जैविक हो, जो वस्तुएं पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, आत्मनिर्भर इकाई होती हैं। इसे तालाब का पारितंत्र कहते हैं। तो देखिए तालाब का जो पारितंत्र होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है अजैविक घटक, दूसरा होता है जैविक घटक। तो देखिए पहला है अजैविक घटक, अजैवीय घटक। तो देखिए जल, ताप, प्रकाश, अकार्बनिक पदार्थ, खनिज लवण, विभिन्न गैसें जैसे कि CO2 एवं O2, कार्बनिक अवशेष, ह्यूमस आदि अजैवीय घटक हैं। अब देखिए जैवीय घटक, इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैवीय घटक को। तो देखिए नंबर 1 है उत्पादक। जलीय तथा उभयचरी हरे पौधे होते हैं। जो जलीय उभयचरी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। इनके जलाशय के तट से धरातल तक अनेक उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि तट की दलदली मृदा से टाइफा, रेननकुलस आदि एवं जल में अनेक शैवाल हाइड्रिला, बेलिसनेरिया आदि तथा पादप प्लवक आदि ये पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार से चित्र तालाब यहाँ पे बना हुआ है और इसके जंतु बने हुए हैं, पारिस्थितिक तंत्र इसके। आगे देखिए दूसरा नंबर हमारा क्या है, उपभोक्ता। ये कई श्रेणियों में बटे होते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं कई श्रेणियों में बटे होते हैं, जैसे कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। तो देखिए जल में पाए जाने वाले छोटे छोटे कीट जंतु, प्लवक, कोपीपोड, कीटों के लार्वी, कुछ एनिलिड्स तथा मालस्क्स आदि ये शाकाहारी हैं और शैवालों, पत्तियों इत्यादि को भोजन के रूप में लेते हैं। दूसरा है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। ये प्रमुखतः शिकारी कीट, छोटी मछलियां आदि होती हैं जो शाकाहारी उपभोक्ताओं का शिकार करते हैं, जैसे कि मूंग आदि। मेढक भी प्रायः इसी श्रेणी के जंतु होते हैं। अगला है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। देखिए विभिन्न प्रकार की मांसाहारी मछलियां जो सभी श्रेणी के अन्य उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाती हैं। यहाँ उच्चतम उपभोक्ता यही होती हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या है हमारा, अपघटक। मृत जीवों पर आश्रित रहने वाले जीव अर्थात मृत उपजीवी जैसे कि जीवाणु, कवक आदि।
ये जीव तालाब में मृत जीवों का अपघटन कर उनके अवयवों का पर्यावरण में मुक्त करते हैं। उनके जो अवयव होते हैं, अवयव, उसे पर्यावरण में मुक्त करते हैं, ताकि उत्पादक हरे पौधे इनका उपयोग कर सकें। इस प्रकार हरे पौधे जिन पदार्थों का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, अंत में ये पदार्थ चक्रीकरण द्वारा विभिन्न जीवों से होते हुए अंत में वापस जलीय भूमि में आ जाते हैं। आगे देखिए क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन उसमें उपस्थित खाद्य जल की जटिलता और विशालता पर निर्भर करता है। किस पर? उस पर जो जटिलता होती है, खाद्य जाल की जटिलता और उनकी विशालता पर निर्भर करता है। खाद्य जाल जितना जटिल होता है उतना ही पारितंत्र अधिक अस्थायी होता है। जटिल खाद्य जाल में किसी भी उपभोक्ता के अधिक प्रकार के जीव उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे। अतः एक जीव के किसी कारण से कम हो जाने या नष्ट हो जाने से भी खाद्य जाल की स्थिरता क्या होती है? स्थिरता पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी स्थिरता बनी रहेगी, क्योंकि उस स्थान की पूर्ति उसी स्तर का कोई दूसरा जीव कर देगा। अर्थात अधिक संख्या में वैकल्पिक पथ होने पर पारिस्थितिक तंत्र अधिक स्थिर तथा संतुलन रहता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए दो जीव किसी एक ही जीव पर निर्भर हैं, जैसे कि मान लीजिए कि क्या है, बाज है और सांप है, तो बाज भी चूहे को खाता और सांप भी चूहे को खाता, तो एक जीव अगर ना रहे तो भी संतुलन बना रहेगा। आगे देखिए, इसी प्रकार से वृक्षों में कह रहा है, जलीय पौधों में असंतुलन की दशा किसी भी पोषण स्तर में विनष्टीकरण की क्रिया से होती है। यह संतुलन चाहे तो उस स्तर के जीवों की स्वयं कमी के कारण क्रम वैकल्पिक पथ होने पर अथवा प्रदूषण के कारण हो सकती है। तालाबीय पारितंत्र में जल प्रदूषण अनेक प्रकार के कीटनाशक, अपतृणनाशक आदि के कारण हो सकता है, अथवा औद्योगिक संसाधनों से निकले अनावश्यक पदार्थों से भी हो सकता है। इसमें तापीय प्रदूषण भी सम्मिलित है। इनसे जलीय जीव जंतु मरने लगते हैं। सबसे अधिक प्रभाव छोटे जीवों पर होता है। इससे प्रारंभिक पोषण स्तरों के नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, जब कीटनाशक तालाब में लोग छोड़ते हैं, जैसे कि मछलियों को कोई दवा छोड़ते हैं जिससे मछलियाँ बीमार ना हों, मछलियों को कोई रोग ना हो, तो और बाकी सब कीटे जो होते हैं मर जाते हैं वो सब। अब देखिए प्रश्न संख्या दूसरा, अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं? तालाब में अनुक्रमण की क्रिया का वर्णन कीजिए, या फिर तालाब में होने वाले अनुक्रमण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर, अनुक्रम या अनुक्रमण जिस प्रकार किसी पारितंत्र के घटकों में जैवीय घटकों का अत्यधिक महत्व है, उसी प्रकार किसी पारितंत्र के निर्माण के समय उसके जैव समुदायों में पादप समुदाय का विशेष महत्व है। पादप समुदाय की उत्पत्ति तथा उसका परिवर्धन ही अन्य जैव समुदायों की दशा भी निर्धारित करता है। किसी स्थान को यदि वनस्पति विहीन कर दिया जाए तो उसे मानव व मानव द्वारा पाले जाने वाले पशुओं की क्रियाओं से भी विलग कर दिया जाए तो धीरे धीरे लेकिन एक निश्चित क्रम में उस स्थान पर वनस्पति उगनी प्रारंभ हो जाती है। क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर यदि वनस्पति विहीन मतलब उस पर वनस्पति हटा दिया जाए तो उसे मानव व मानव के द्वारा पाले जाने वाले पशुओं की क्रिया से अगर उसे अलग कर दिया, वहाँ पशु भी न जाए, तो क्या होगा, तब भी वहाँ पे धीरे धीरे एक निश्चित क्रम में उस पर घास फूस उगने लगेगा। कालांतर में एक स्थिति ऐसी आएगी जब वहाँ अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी समुदाय निर्मित हो जाएगा। कुछ दिन बाद वहाँ पर बहुत ही घास फूस उग जाएगा। अब आगे देखिए, इस प्रकार किसी नग्न स्थान पर सने सने मतलब धीरे धीरे पादप समुदाय के जमाव को पादप अनुक्रमण या फिर अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण की विचारधारा को सर्वप्रथम वार्मिंग ने प्रस्तुत किया था। कब? 1899 ईस्वी में। क्लीमेंट्स 1907 से 1916 ने इसे क्या किया? पोषित किया। क्लीमेंट्स ने इसे प्राकृतिक प्रक्रम कहा, जिसमें पादप समुदाय के विभिन्न समूहों द्वारा क्रमिक रूप से एक ही क्षेत्र का उपनिवेश सम्मिलित है। आगे देखिए, सामान्यतः समुदाय अस्थायी इकाई नहीं है, बल्कि यह एक
गतिक इकाई है जिसमें संतुलन के कारण आत्मनिर्भरता बनी रहती है। पर्यावरण में परिवर्तन होने से समुदाय की पादप जातियों में भी परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन के प्रमुख कारणों में जलवायवीय, भू आकृतिक तथा जैविक परिवर्तन हो सकते हैं। जैव समुदाय की विभिन्न जातियों की क्रिया प्रतिक्रियाएं इन जैविक परिवर्तनों के आधार पर होती हैं। कालांतर में उपयुक्त प्रकार के परिवर्तनों के कारण समुदाय की संरचना में शनय शनय यानी धीरे धीरे परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रकार प्रमुख जातियां अन्य जातियों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। प्रतिस्थापन की ये प्रतिक्रियाएं तब तक होती रहती हैं जब तक कि समुदाय की जातियों तथा पर्यावरण में परस्पर अपेक्षाकृत अधिक स्थायी संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। इस प्रकार की समय के साथ समुदाय में परिवर्तन की प्रक्रिया को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहा गया। ओडम ने इस प्रक्रिया को पारितंत्र का परिवर्धन माना है। आगे देखिए, स्पष्ट है अनुक्रमण या परिवर्धन एक निर्धारित दिशा में बढ़ने वाली व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें समयांतर के बाद जाति संरचना में परिवर्धन होता जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन में ऊसर क्षेत्र में प्रारंभिक रूप में स्थापित समुदाय, पुरोगामी समुदाय तथा अंतिम समुदाय को चरम समुदाय कहा जाता है। अनुक्रम की इस प्रक्रिया के मध्य में चूंकि कर्मिकी समुदायों का प्रतिस्थापन होता है, अतः संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुक्रम या अनुक्रमण कहलाती है। देखिए आगे, इस परिवर्तन का मूल कारण है समुदाय के सदस्यों द्वारा पर्यावरण के परिवर्तन उत्पन्न करना। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अनुक्रमण समुदाय द्वारा ही नियंत्रित होता है और भौतिक वातावरण इसमें परिवर्तन के दर, इसके प्रतिरूप तथा परिवर्धन की सीमा का निर्धारण करता है। उपयुक्त के परिणाम में समुदाय एक अस्थायी पारितंत्र बन जाता है। अनुक्रम निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक अनुक्रम, दूसरा है द्वितीयक अनुक्रम। तो देखिए, प्राथमिक अनुक्रम में यह अनुक्रम उन नग्न स्थानों पर आरंभ होता है जहां पर पहले किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। दूसरा है द्वितीयक अनुक्रम। तो देखिए, यह अनुक्रम उन स्थानों पर पाया जाता है जहां पर पहले पूर्ण विकसित वनस्पति थी किंतु बाद में किसी कारण से वह नष्ट हो गई। अब देखिए, अनुक्रमण की प्रक्रिया हमारा हेडिंग है। तो देखिए, क्लीमेंट्स ने सन 1916 ईस्वी में अनुक्रमण की निम्नलिखित अवस्थाओं का उल्लेख किया। क्या क्या? देखिए, नंबर 1 है न्यूडेशन, दूसरा है आक्रमण, तीसरा है स्पर्धा और चौथा है प्रतिक्रिया और पांचवा है चरम अवस्था। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, जब जलीय पर्यावरण में अनुक्रम की दिशा इस प्रकार से होगी तो क्या बनेगा? वो समुद्रवृद्धि पर्यावरण हो जाता है। तो अब देखिए, जल कर्मक यानी कि खाली तालाब की अनुक्रम। तो देखिए, जल कर्मक की विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए कोई झील या सरोवर एक आदर्श स्थान हो सकता है जहां जल मध्य में गहरा हो तथा किनारों की ओर क्रमशः छिछला, यानी किनारों पर कम पानी हो, जिस प्रकार से आप बीच में जाए उस प्रकार से गहराई में जाते चले जाएं। इस प्रकार से छिछला, जिस प्रकार से आपका कढ़ाई होता है उसी प्रकार से बीच में गहरा हो, किनारे किनारे पर छिछला। ऐसी परिस्थिति में जिन विभिन्न अवस्थाओं के चरम पादप समुदाय का विकास होता है वह इस प्रकार से हैं। नंबर 1 देखिए, प्लवक अवस्था। जल की गहराई में पुरोगामी के रूप में पादप प्लवक तथा जंतु प्लवक उत्पन्न होते हैं। ये मुख्यतः एक कोशिकीय अथवा निवही और समूहों में रहने वाले हरे शैवाल, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव हैं जो जल की ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। जल की गहराई में पादप जीवन अनुपस्थित होता है। दूसरा देखिए, निमग्न अवस्था। 10 फीट या इससे कम गहरे पानी वाले झील के क्षेत्र में पूर्णतः निमग्न पौधे तथा मुक्त पलाबी पौधे पाए जाते हैं। इनकी जड़ें प्रायः नीचे कीचड़ में जमी रहती हैं। उदाहरण के लिए मीरियोफिलम, इलोडिया, पोटेमोजेटान और फिर हाइड्रिला और फिर क्या है, बेलिसनेरिया, यूट्रिक्यूलरिया आदि इन पौधों के साथ शैवाल गुच्छ चिपके रहते हैं। किनारों से अपरदित मिट्टी के कण जो गदले पानी में तैरते रहते हैं इन पौधों द्वारा रोक लिए जाते हैं। इन पौधों की मृत्यु पर
इनके अवशेष ह्यूमस में परिवर्तन होकर तल में बैठ जाते हैं। इस प्रकार झीलों के तल में लगातार मिट्टी, कीचड़, ह्यूमस का जमा होते रहने से प्रतिवर्ष झील उत्तरोत्तर कम गहरी होती चली जाती है। जो झील होता है वो कम गहरा होता जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई पौधा होता है, जब पौधा सूख जाता है तो वो क्या करता है, उसके साथ कोई मिट्टी रहती है, वो जाके नीचे बैठ जाता है, जिससे वो मिट्टी भी नीचे उसके साथ जाके बैठ जाती है। तो इस प्रकार जब 1000-2000 पौधे बैठते हैं तो झील क्या होता है, कम गहरा, थोड़ा ऊपर आ जाता है उसका जो मिट्टी होता है। तो इस प्रकार से वो लगातार कम गहरा होता चला जाता है। गहराई कम होने के कारण अब यह स्थान निमग्न पादपों के लिए कम अनुकूल तथा नए पौधों के लिए अधिक अनुकूल हो जाता है। अब आगे देखिए, तीसरा क्या है, जड़ित पलाबी अवस्था। उपयुक्त वर्णित अनेक कारणों से जल कम गहरा हो जाता है तथा 5 से 10 फीट गहरे पानी में पलाबी जातियां उगने लगती हैं। इन पौधों की जड़ें तल में जमी रहती हैं, परंतु स्तंभ अथवा पर्णबिंद से लगभग पानी के ऊपर पहुंच जाते हैं तथा इनकी पत्तियां जल सतह पर तैरती रहती हैं। इनमें निम्फिया या फिर निम्बियम, रैननकुलस, मोनोकोरिया, एपोनोजिटॉन, ट्रापा प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ मुक्त पलाबी जातियां जैसे कि लेमना, वाल्फिया, एजोली, पिस्टिया, साल्विनिया इत्यादि निमग्न जातियों तक प्रकाश को नहीं पहुंचने देती, जिसके फलस्वरूप निमग्न जातियां समाप्त हो जाती हैं। निमग्न मतलब जो जल के अंदर होती हैं। अपघटित कार्बनिक पदार्थ इत्यादि जमा होने से जल की गहराई कम होती जाती है, धीरे धीरे प्लावित अवस्था भी समाप्त हो जाती है। आगे देखिए, चौथा है नई अनूप अवस्था। जब जल की गहराई 2 से 3 फुट रह जाती है तो नर अनूप या नरकूप अनूप जैसी पादप उगने लगती हैं। यहाँ पर टाइपा, सेजिटेरिया, सिरपस, फैगमाइट्स, रेननकुलस जैसे पादपों के साथ ही अत्यंत कम जल में रूमेक्स, एक्लिप्लटा इत्यादि पादप उगने लगते हैं, ये पौधे उगने लगते हैं। ये पौधे जल में जड़ों द्वारा जमे रहते हैं। इनके कुछ भाग पानी में डूबे रहते हैं। यहाँ पर दलदल बनने लगता है तथा धीरे धीरे मिट्टी के जमाव के कारण यह स्थान कच्छ भूमि में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए 5वां नंबर क्या है, कच्छ साधुक अवस्था। मिट्टी के जमाव के कारण यह क्षेत्र कच्छ भूमि, जहाँ केवल कुछ इंच पानी होता है, में परिवर्तित हो जाता है। कच्छ भूमि का मतलब जहाँ थोड़ा ही पानी हो। इस भूमि पर पॉलीगोनस पोदीना के कुछ पौधे, ऊंची घास की जातियां, साइप्रस, जंकस, कैरेक्स, इलियोकैरिस आदि आकर जमने लगती हैं। यह एक साधल बन जाता है। ये पौधे भूमि जल का अत्यधिक अवशोषण करते हैं और इसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ा देते हैं। इनके मृत अवशेषों के संचय से जलवाहित मृदा तथा वातोड़ मृदा को रोककर भूमि का निर्माण करते हैं। ऐसी भूमि जलीय पौधों के पनपने के लिए अनुकूल नहीं होती, अतः अब यहाँ पर छुप तथा वृक्षों के पनपने की परिस्थिति बनने लगती है। वहाँ पर जो होते हैं वनस्पतियाँ नहीं उगती, छोटे पौधे नहीं उगते, वहाँ पर सिर्फ बड़े पौधे ही उगते हैं, क्योंकि जमीन वहाँ की टाइट हो जाती है भूमि। आगे देखिए 6वां नंबर, काष्ठीय वनस्पति अवस्था। आर्द्र जलवायु में इस अनुक्रमण का अगला चरण है छुपों जैसे कि सैलिक्स, कॉर्नर्स आदि तथा वृक्षों जैसे कि एल्मस, पापुलस आदि की जातियों का पनपना। इस अवस्था में ऐसे पौधे पुरोगामी होते हैं जो अपनी जड़ों के आसपास आंशिक जलाक्रांत परिस्थितियों में सहन कर सकें। ये काष्ठीय पौधे आवास को अपने पूर्ववर्ती पौधों के समान ही छाया डालकर तीव्र वाष्पोत्सर्जन द्वारा प्रभावित करते हैं। ये काष्ठीय पादप वातोड़ मिट्टी को रोककर पादप अवशेषों के संचय द्वारा मिट्टी को शुष्क बनाते हैं। 7वां नंबर देखिए, चरमवन। जैसे जैसे ह्यूमस का संचय होता है, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव भूमि में बढ़ने लगते हैं और भूमि अत्यधिक उर्वर होती चली जाती है। इस भूमि पर नए समोद्भिद वृक्ष प्रकट होने लगते हैं। ये वृक्ष भूमि को अपनी तरह से प्रभावित करते हैं। इनकी छाया के नीचे वायु आती रहती है और इनकी छाया के नीचे छाया सह, छुप व शाक पनपने लगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र जो जल
मग्न था, अंत में वन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर यह याद रखना आवश्यक है कि चरम समुदाय की प्रकृति वहाँ उपस्थित जलवायु पर निर्भर करती है। देखिए जहाँ पर झील था वो किस प्रकार से वन बन गया। जैसे शीतोष्ण जलवायु में मिश्रित वन बनते हैं जिसमें एल्मस, एसर, क्वेर्कस जात की जातियां पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय तथा उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु में वर्षा की कमी या अधिकता के अनुसार वनों का विकास होता है। जैसे कम वर्षा में पर्णपाती वन या फिर मानसूनी वन, अधिक वर्षा में उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आदि वन समुदाय का विकास तभी होगा जब जलवायु आर्द्र होगी। शुष्क जलवायु में चरम समुदाय घास स्थल अथवा कोई अन्य शुष्क स्थलीय समुदाय हो सकता है। तो बस दोस्तों इस प्रकार से होगा इसका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 1 का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।